तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन दिया था आपको, बहुत नॉर्मल सा सवाल था। एक सॉलिड स्फीयर ओके, जिसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो थी, जो कि डिपेंड करती है रो बाई आर से। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। तो हमने कहा था कि इसका रेडियस कुछ आर है और आपको क्यू नेट निकालना है। इसमें क्यू नेट निकालना है आपको, और आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। कैसे करोगे? क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग डेंसिटीज होंगी। आर है ये, अगर ये एक्स दूरी पे लेते हैं तो इस पॉइंट पे क्या डेंसिटी होगी? रो नॉट बाई एक्स, बिल्कुल सही। हम अगर इस पॉइंट पे देखेंगे x2 पे, तो यहाँ पे क्या डेंसिटी होगी? रो नॉट बाई x2, बिल्कुल सही बात सर। तो ऐसे हर पॉइंट पे जो डेंसिटी होगी वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पे क्या डेंसिटी होगी? ठीक, तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग डेंसिटी होगी, क्योंकि रो वेरी कर रहा है रेडियस के हिसाब से। ठीक, और देखते हैं फिर इसको। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? ऐसे में हम एक बहुत ही छोटी वॉल्यूम की एक शेल काटेंगे। कैसे काटेंगे और देखिए, ध्यान समझना। हमने क्या किया, हमने कुछ x डिस्टेंस पे एक शेल काटी, बहुत पतली शेल। ठीक, ये शेल एक्चुअली में हॉलो शेल है, स्फीयर। ठीक है, एकदम हॉलो स्फीयर का शेल। जैसे एक बॉल होती है, इसमें अंदर बिल्कुल खोखला होता है, साइड साइड में बॉल होती है, वैसा ही है। तो इसका जो अगर पूरे वॉल्यूम, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है 4/πr³, तो इसकी जो विड्थ हम रखेंगे वो रखेंगे dx, बहुत छोटी विड्थ, ताकि डेंसिटीज में चेंज ना आ पाए जब हम x से x प्लस dx पे जाए। ठीक, ठीक है सर। तो हम कहेंगे सर इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा dv 4πr² dr। तो ये एक्चुअली dv आ गया। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। तो आपके पास dq क्या आएगा? dq आएगा आपके पास रो इंटू dv, बिल्कुल सही बात। और ये रो इंटू dv क्या हो जाएगा? रो नॉट बाई आर इंटू dv। सही बात है, बिल्कुल सही बात सर। और हमें नेट चार्ज चाहिए 0 से q नेट। ठीक है, तो हमें कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा? 0 से r तक। और सिमिलरली यहां भी हमें कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा? 0 से r तक। ठीक है, बहुत सही सर। जब हम ये कर रहे होंगे तो बताइए क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से। रो नॉट क्या है? इट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट पहले बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय आर रहेगा। dv क्या है? 4πr² dr, जो कि हम यहाँ पे रख देंगे। हमारे पास क्या बचा? 0 to r 4πr dr, इतना आया हमारे पास। उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रो नॉट 4π r²/2, और लिमिट रखेंगे 0 to r। इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा कुछ ऐसा, रो नॉट कैपिटल R²/2। तो इस केस में जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास Q नेट क्या आया? Q net of the system that we have got is 2π rho naught r²। इसका मतलब कि जो Q नेट है वो r के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतना पहले आप कॉपी करो।
इतना कॉपी करने के बाद हम आएंगे ग्राफ पे, ठीक है। हाँ समझना, इसका मतलब है कि सर हाँ अगर यही डेंसिटी रखें, हाँ हाँ अगर यही डेंसिटी रखते हैं तो सर टोटल चार्ज आर के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करेगा इसकी बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। Q और R में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखिए। अगर हम Q को y लें और R को x लें तो इट विल बी लाइक समटाइम्स y इक्वल्स टू kx स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है जिसको हम k मान रहे हैं, बिल्कुल सही बात। तो R जो है वो x पे प्लॉट करेंगे हम लोग और Q जो है वो y में प्लॉट करेंगे, ओके। हमारे पास क्या आया, दिस इज व्हाट, this is the relation between Q and radius of solid sphere, which is having rho as a function of rho naught by r. Copy it, ठीक है। ये आएगा अपने पास। इतना आने के बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, ठीक ठीक। अगली चीज देखिएगा, ओके। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है वो भी एक एक्चुअली में क्वेश्चन ही है, ध्यान से समझिए। हमने कहा सर हाँ ठीक है, हमारे पास एक क्यूब था, ठीक है। बोला गया है कि a rod is passing from a cube, a rod is passing by a cube of side A, ठीक। इस क्यूब की साइड जो है वो A है, बिल्कुल सही बात। और बोल रखा है यहाँ पे कि अगर ऐसा है तो what will be the maximum charge present inside cube if linear charge density of rod is lambda, ठीक है। ये है सवाल आपका, और ये आपके पास फिगर है, ठीक, बिल्कुल सही बात। तो आपको ये बताना है कि एक रॉड इस क्यूब के थ्रू पास होगी, ठीक है। हो सकता है वो ऐसी हो, कुछ ऐसे पास हो रही है, ठीक है। कोई भी एक रॉड हो सकती है जो कि क्यूब के अंदर से पास होगी, ठीक है। आपको बताना है उसकी कितना मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल है इस क्यूब के अंदर अगर रॉड की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, ठीक है। ये करना है, ध्यान समझिए। तो अगर आपको क्यू नेट ज्यादा चाहिए, लेट अस सपोज आपको क्यू नेट जो है वो ज्यादा चाहिए तो लैम्डा इंटू एल होता है, बिल्कुल सही बात सर। तो अगर आपको क्यू नेट मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, तो आपको लेंथ भी क्या चाहिए होगी, मैक्सिमम चाहिए होगी, क्योंकि लैम्डा तो कांस्टेंट दे रखा है आपको इसका, ठीक। तो एक ऐसी लाइन बताओ जो क्यूब में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट हो,
तो वो एक्चुअली एक ही चीज समझ में आती है कि एक कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर तक की जो लाइन होगी एक क्यूब की, वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट लाइन होगी एक तरह से, ठीक है। तो अगर ये रॉड ऐसे पास हो रही है तो ही हम कह सकते हैं कि क्यूब के अंदर सबसे ज्यादा चार्ज आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, ध्यान दो जरा। ये क्या है, अगर ये ए है, ये ए है और ये क्यूब है, दिस विल बी 90 डिग्री, दिस विल बी रूट 2a, बिल्कुल सही बात सर। So this will also be a. Now if you will look at this triangle, this right angle triangle, this will be a right angle triangle. If you will look at this right angle triangle, the diagonal will be along the rod. Yes. So this will be the rod inside the cube from here to here. तो आपको ये चीज पता लगेगी कि अगर ये a है, ये क्या है, √2a। तो अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो आपके पास इसकी लेंथ जो आएगी वो आएगी √3a। यानी कि कोई मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड जो इस क्यूब में आ सकती है वो है √3a, ठीक है, बराबर बात, बिल्कुल से। अगर इतनी ही बात है तो क्यूब मैक्स क्या होगा, क्यूब मैक्स पॉसिबल इनसाइड अ रॉड, दैट विल बी लैम्डा इनटू √3a। दिस इज आवर आंसर। इसको आप मार्क करो, ठीक है, कॉपी करो, इसको आप कॉपी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात। ओके ओके, so this is something that we need to learn. All right. These all animals all right, so let's ऑलराइट, तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ओके, सो अब एक थ्योरी आती है इंडक्शन में ही, ठीक है। इंडक्शन में एक थ्योरी आती है, ध्यान देना। मान लीजिए हम एक हॉलो स्फीयर ले लेते हैं जिसकी वॉल जो है ये है आउटर वॉल, ठीक है, और ये क्या है, ये है आपकी इनर वॉल। इनर वॉल, ठीक है, आउटर वॉल, इनर वॉल, बहुत बढ़िया। हमने क्या किया कि सेंटर पे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब एक नॉर्मल सी चीज होगी, ध्यान समझना, क्योंकि ये पॉजिटिव है एंड दिस इज कंडक्टिंग, और आगे लगा लो प्योरली, प्योरली कंडक्टिंग मतलब ये, ठीक है, बिल्कुल सही बात सर। अब समझना क्या होगा कि प्लस क्यू जो चार्ज है ये अंदर की तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, इस कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज को, और बाहर की तरफ क्या आपको मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये प्योरली कंडक्टिंग है तो अंदर की तरफ जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, क्यू इंड्यूस्ड, ये क्या होगा, -q, बराबर।
जो बाहर की तरफ क्यू इंड्यूस होगा वो क्या होगा? ओके, तो अगर हम अल्टीमेटली देखें तो अगर हम इतने से पोर्शन को ले लें तो इस पोर्शन के अंदर आपका क्यू नेट 0 है ना? तो अल्टीमेटली पूरा चार्ज आया कहाँ? पूरा चार्ज ऑब्वियसली सी बात है वो बाहर ही आ गया, है ना? तो टोटल चार्ज जो आपका आया, जो आपने Q प्लस Q अंदर रखा था, वो अल्टीमेटली आ कहाँ गया? वो अल्टीमेटली ऑन द सरफेस आ गया, ऑन द सरफेस। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ज जो है वो सरफेस पे आ ही जाएगा। ओके, चार्ज जो है वो सरफेस पे आ ही जाएगा। अगर आप कंडक्टर के अंदर भी चार्ज रख रहे हो, वो कैसे भी कैसे करके पूरा का पूरा सरफेस पे आ ही जाना है, बराबर बात? ये चीज आप एक बार मार्क कर लो, ठीक है? और अगर मान लो इनर रेडियस आपकी R1 है, आउटर रेडियस आपकी R2 है, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों का सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है अंदर, तो माइनस क्यू डिवाइड बाय व्हाट वाज द एरिया ऑफ हॉलो शेल इनसाइड, दैट वाज 4 पाई R1 स्क्वायर। और सिमिलरली फॉर दिस थिंग, प्लस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि अलग अलग रेडियस है तो अलग अलग चीजें हो रही हैं। बिल्कुल सही, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसको आप मार्क कर लीजिए, फिर मिटाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ध्यान समझिएगा। अगली जो हेडिंग आती है वो आती है हमारी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज होता क्या है, ध्यान समझना। मान लीजिए आपने पहले पढ़ा होगा पॉइंट मास, ओके? ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा पॉइंट मास, ठीक है? ध्यान समझिए, ये एक रॉड है जो कि लेट अस सपोज L लेंथ की है और इस पर कुछ चार्ज Q है, ठीक है? इस पर कुछ चार्ज Q है। आप अगर इसको बहुत दूर से देखोगे, तो सपोज R आपकी लेंथ है जहां से आप देख रहे हो इसको, आपकी आंख यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है? आप यहाँ से देख रहे हो, and you know that this L is very 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 smaller than the R, okay? तो जब आप सपोज इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, जब आप इस लेंथ को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कोई रॉड नहीं है, ये बस एक छोटा सा पॉइंट है, बराबर? ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक? जैसे हम देखते नहीं है क्या, स्काई में हम लोग देखते हैं ये स्टार्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, है ना? ये क्या है? ये सब लेट अस सपोज स्टार्स हम लोग देख रहे हैं, स्टार्स ऊपर की तरफ, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं? नहीं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं है, ये एक्चुअल में बहुत बड़े बड़े हैं, इवन बिगर देन आवर सन, ओके? दे आर इवन बिगर देन सन।
बट हमें वो पॉइंट क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर है, ठीक है। तो हमें लगता है कि वो पॉइंट है जिसका मास बहुत ज्यादा है, लेकिन वो एक पॉइंट है, एक पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट मास क्या होता है ध्यान समझिए, सॉरी पॉइंट चार्ज क्या होता है ध्यान समझिए। पॉइंट चार्ज मतलब होता है, लेट अस सपोज, जैसे हम सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं था वैसे ही हम बात कर रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ बॉडी, ओके, who is having various charge q1 q2 q3 q4 q5 till qn, ओके। तो पॉइंट मास क्या है? अभी तो बॉडी में फैला हुआ मास है, तो हम ये मानते हैं कि पॉइंट मास वो मास है, सॉरी पॉइंट चार्ज वो चार्ज है जहां पे पूरी बॉडी का चार्ज क्या है? कंसंट्रेटेड है। दिस इज द पॉइंट चार्ज, ओके। ये पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि दिस पॉइंट चार्ज विल ओनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, विद नो डायमेंशंस in 3D space, ओके। 3D स्पेस में इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना तो कोई विड्थ होती है, और ना ही कोई हाइट होती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब ना कोई विड्थ, लेंथ, ना हाइट हो, लेकिन वो चार्ज कंसिस्ट करता हो, तो उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि पॉइंट चार्ज क्या चीज है, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सारे बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हों, लेकिन कभी कभी हमें उनको एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर करना पड़ जाए, ऐसा बहुत केसों में होगा आगे, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइंट चार्ज मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक जो बॉडी है, पॉइंट चार्ज मतलब क्या है कि कोई बॉडी है जिसका डायमेंशन 0 है, बट वो चार्ज कंसिस्ट करती है, ठीक है, बट उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। और ये एक्चुअली में रिलेटिव होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्फीयर है बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन आप उसको इतनी दूरी से देख रहे हो कि वो आपको एक पॉइंट के सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या कहोगे? आप तो यही कहोगे ना कि सर हाँ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों कंसिस्ट भी कर रहा है, हमें तो ये एक पॉइंट की तरह दिख रहा है, एक L दूरी पे हमें कैसा दिख रहा है? ये पॉइंट की तरह दिख रहा है। सो यू कैन से दैट पॉइंट चार्ज इज अ रिलेटिव थ्योरी, ओके। पॉइंट चार्ज कैसी है? एक रिलेटिव थ्योरी है, तो इसे कहते हैं हम लोग पॉइंट चार्ज, बराबर बात है। इस चीज को आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये है पॉइंट चार्ज, जहां पे आपको लगता है कि पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल बहुत बार होगा आगे, चिंता मत कीजिए, ठीक, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे की बात करें तो अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी? कूलम्ब्स लॉ की। हमारा जो मेन टॉपिक आया है अब यहां से वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इंटरेक्शन या इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, इंटरेक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। ये कैसे काम करता है यहां देखिए आप जरा। हम इसके लिए कंपेयर करेंगे दो चीजों को, एक है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ
न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ और दूसरी चीज है कूलम्स लॉ, ठीक है। इन दो चीजों को हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं, जरा ध्यान समझना, ध्यान समझना। एक है हमारा कूलम्स लॉ और एक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। इस चीज को समझिए जरा कि क्या सिमिलरिटीज हैं ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ में, जरा ध्यान समझिएगा। ग्रेविटेशन में हम क्या लेते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं सर हाँ एक मास m1 है, ठीक है, एक पॉइंट मास m2 है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है r, बिल्कुल सही बात। तो हम यहां कहते हैं कि जो आपका Fg होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, m1 के, ठीक है सर। Fg प्रोपोर्शनल होगा m2 के, ठीक है सर। Fg प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। ये चीजें हम ग्रेविटेशन में लेते हैं, बिल्कुल सही बात। कूलम्स लॉ पे आ जाओ। लेट अस सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज q1 here and we have a point charge q2 here, ठीक है सर। लेट्स हैव अ डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि हम कहते हैं कि r है, बिल्कुल सही। क्या सिमिलरिटी है, बिल्कुल ऐसी ही सिमिलरिटी है। F ऑफ C, F कूलम फोर्स, बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू q1, okay, this force is also proportional to q2, okay, and this force is also proportional to 1/r²। बस उधर मास होता है, इधर चार्ज होता है, इतनी सी आप में समझ होनी चाहिए सिमिलरिटीज ढूंढने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो सर इससे हमारा रिजल्ट क्या निकला, सर Fg आपको पता होना चाहिए Gm1 m2 upon r², where G is a gravitational constant, okay। So what about the electrostatic, what about the Coulomb's law? It states that Fc or Fe you can also write, Fe मतलब electrostatic force और Fc मतलब coulombic force, जो भी आपको सही लगे लिखने के लिए। It is kq1 q2 upon r²। तो आप एक चीज समझिए कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ग्रेविटेशन में, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैट में, दिस k। नाउ द थिंग इज सर, हाँ हमको g की वैल्यू तो पता है, हाँ बिल्कुल पता है, g की वैल्यू क्या है 6. g की वैल्यू, व्हाट अबाउट द k की वैल्यू, द k की वैल्यू हम लिखते हैं 9 × 10⁹ ये हमारी k की वैल्यू है, 9 × 10⁹, ओके। यूनिट क्या है, यूनिट निकालते हैं आइए। तो यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होगी k की। अब उसकी बात है सर, हाँ यहां तक समझ में आ गया, k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब उसकी यूनिट और उसकी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन आपको पता ही है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर सकते हो, बिल्कुल सही बात। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं सर इसकी k की यूनिट क्या है, k की डायमेंशन क्या है, इसकी बात करें। आइए देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज द फोर्स, ओके सर, दिस इज फोर्स, वेरी गुड। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि Fc और Fe यू कैन से इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r², बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। तो फोर्स क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। फोर्स क्या है, न्यूटन, ओके। k की यूनिट हम निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। q1 क्या है, चार्ज, q2 क्या है, चार्ज, so it will be like Coulomb square, yes sir, divided by what is this r²।
इसके बाद हम बात करेंगे इसके डायमेंशन की, ठीक है। इसके बाद हम के डायमेंशन की अगर बात करें तो वो नॉर्मल तरीके से निकल आएगा, क्योंकि आपको उसकी यूनिट्स पता है, और किसी भी चीज की यूनिट्स पता है तो उसकी डायमेंशन निकालना आसान रहता है, नहीं पता है तो भी आसान रहता है। चलिए देखिए, के की यूनिट्स क्या है, पर कूलम स्क्वायर, बिल्कुल सही। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की, तो हमें इसकी डायमेंशन चाहिए होगी, बिल्कुल सही सर। न्यूटन यानी फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt -2, यस सर। लेंथ स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, बिल्कुल सही। कूलम की क्या होती है, कूलम की आपको याद होगा, पिछले ही क्लास में मैंने बताया था, एम्पियर इनटू टाइम, बिकॉज चार्ज इज नॉट द फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हम कूलम को करंट इनटू टाइम के फॉर्म में लिखते हैं, बिल्कुल सही बात सर। तो यहां से आपकी जो डायमेंशन आएगी निकल के, वो क्या आएगी, L square, it is L cube, e to the power -2, e to the power -1, e to the power -3 और a to the power -1, ओके। तो ये चीज आपकी जो है आ जाएगी एज अ डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और चीजों की, ओके। जैसे कि मैंने आपको एप्सिलॉन के बारे में बताया था बहुत पहले, जब हम कंडक्टर और इंडक्शन की बात कर रहे थे, कंडक्शन और इंडक्शन की बात कर रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, इसको हमने कहा था एप्सिलॉन, ओके। उसकी बात कर लेते हैं पहले, वो यहां कैसे आता है, ध्यान समझिए। ये जो आपको के दिख रहा है, जो मैंने अभी बताया, उसकी जो रियल वैल्यू आती है वो आती है यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। ये क्या है आपका, ये आपकी है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, यस। यूनिट सर, क्या ये के की बिल्कुल उल्टी है, 1 और 4 पाई आर कांस्टेंट, तो जो यूनिट के की है उसकी बिल्कुल अपोजिट यूनिट, तो उसकी अपोजिट यूनिट क्या होगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द मेन थिंग जो हम बता रहे थे आपको। अच्छा सर, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। सर आपने तो वहां पे एप्सिलॉन आर लिखा था, एप्सिलॉन नॉट थोड़ी ना लिखा था। अच्छा चलिए देखते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बिल्कुल सही बात सर, ठीक है। यहां तक पहले नोट करिए, ओके। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। ऑलराइट, सो आपने सर एप्सिलॉन आर लिखा था, एप्सिलॉन आर, ये क्या होता है, ये ध्यान से समझना। एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब अगर ये तो स्पेस है ना, स्पेस की परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट। क्या हो अगर जो चार्जेस हैं वो किसी मीडियम में रखे हो,
तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी करेंगे आगे इसी चैप्टर में। तो जब किसी मीडियम में आ जाता है तो उस मीडियम की परमिटिविटी लेट अस सपोज एप्सिलॉन एम है, ठीक है, एप्सिलॉन एम। तो हम ये कहते हैं सर कि जो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है सर? दिस इज व्हाट वी कॉल रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। दिस इज व्हाट रिलेटिव permittivity of a medium। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी बात कर रहे थे हम लोग जब हमने कहा था कि ये एप्सिलॉन आर है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल रिलेटिव परमिटिविटी। और इस हिसाब से सर आपने बोला था हाँ कि सर इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 से लेके इंफिनाइट तक होती है। मैंने कहा था हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो EM है वो हमेशा ज्यादा किससे रहेगा? एप्सिलॉन नॉट तक, और कम किससे रहेगा? इंफिनिटी से। ये चीज आप मार्क कर लीजिए कि एप्सिलॉन M जो है वो हमेशा स्पेस से ज्यादा होती है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। इतना आप नोट कर लीजिए पहले उस डायरेक्शन, ठीक है। तो कूलम्ब लॉ क्या कहता है? कूलम्ब लॉ कहता है सर, हाँ कूलम्ब लॉ ये कहता है कि दो चार्जेस Q1 हाँ Q2 हाँ जी, डिस्टेंस R है, बिल्कुल सही बात। तो क्या होता है ध्यान समझना, ये दोनों फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे Q1 Q2 अपॉन R²। अब ट्विस्ट की बात ये है कि ग्रेविटेशन में तो सर मासेस थे एंड मासेस कैन अट्रैक्ट ओनली, ठीक है। मासेस सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर, क्योंकि मास तो सिर्फ पॉजिटिव होता है, मासेस आर ओनली पॉजिटिव सो दे कैन अट्रैक्ट ओनली। सर व्हाट अबाउट चार्ज? चार्ज क्या कर सकते हैं? लेट्स सी व्हाट चार्जेस कैन डू। ओके, तो जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ आप देख रहे होगे यहाँ पे, कूलम्ब्स लॉ ध्यान समझिएगा। अगर जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था, इफ देयर आर बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस दे बोथ रिपेल ईच अदर, बिल्कुल सही बात। इफ वन ऑफ देम इज नेगेटिव देन दे बोथ विल बी attractive, okay, and both are negative then तो फिर से दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप Q1 Q2 की वैल्यूज यहां डालते हो विद साइन, तो अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं तो आपका FC पॉजिटिव आता है। FC पॉजिटिव का मतलब है, FC पॉजिटिव किस केस में? जब Q1, Q2 भी दोनों ही पॉजिटिव हो। किस केस में सर? जब Q1 भी पॉजिटिव हो और Q2 भी पॉजिटिव हो। तो अगर फोर्स पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब होता है कि दे बोथ आर द रिपल्सिव फोर्सेस, मतलब वो दोनों एक दूसरे को FC से रिपेल करेंगे, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात सर, ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। और FC अगर निगेटिव आता है, इसके कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? इसके एक्चुअल में दो केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से सर? Q1 पॉजिटिव हो हाँ और Q2 नेगेटिव हो, ओके, या फिर Q1 नेगेटिव हो और Q2 पॉजिटिव हो। ये दो ही केस हो सकते हैं जब आपका FC जो है वो नेगेटिव आए। बिल्कुल सही बात सर। अगर
फोर्स निगेटिव आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि दोनों चार्जेस, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, दोनों फोर्सेस एक दूसरे की तरफ लगेंगे। इसका मतलब है जब भी कभी आपका Fc निगेटिव आया, उस वक्त Q1 और Q2 पे एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब है कि फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है। उसी तरह से अगर आपने दोनों ही नेगेटिव डाल दिए, अगर आपने दोनों ही नेगेटिव डाल दिए, लेट अस सपोज Q1, Q2 बोथ आर नेगेटिव, इसका मतलब सर फिर वही, क्या मतलब सर? फिर Fc पॉजिटिव आ गया। कैसे सर? क्योंकि Q1 Q2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे? निगेटिव इंटू निगेटिव इट ऑलवेज पॉजिटिव, तो Fc सर फिर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इस केस में Fc फिर से क्या होगा? रिपल्सिव। यानी इस केस में भी अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, they both will repel each other। माफ करो, पहले चीज। इसके बाद इसके कुछ रूल्स हैं एक्चुअली में, ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं, वो उसकी बात करेंगे हम। पहले आप इतना मार्क कर लीजिए, ठीक, बिल्कुल सही बात। चलिए, इसके बाद कुछ एक्चुअली में स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके कुछ बहुत ही जरूरी स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान समझिएगा उन स्टेटमेंट्स को। वो स्टेटमेंट्स ये बताते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है Fe or Fc, whatever you can write, exist in pairs। पहला है जो exist in pairs। ओके। सेकेंड है, अगर दो पार्टिकल की बात हो रही है कि forces on both the particle are in opposite direction and equal in magnitude, अच्छा सर जी, आपने सर स्टेटमेंट लिख दिया कि फोर्सेस ऑन बोथ द पार्टिकल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। बट इसमें ना एक बहुत बड़ा झोल है, ध्यान समझना। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो ये है, अगर कोई बंदा आपसे कह दे सर हाँ ये Q1 है, बिल्कुल सही बात, ये Q2 है, हाँ सर ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, बिल्कुल सही बात, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। सर आपने कहा कि पहली बात तो बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही, और दूसरा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हाँ सर ये दो चीजें हाईलाइट करने वाली हैं। तो क्या सर ये ऐसे फोर्स लगा सकते हैं दूसरे पे? Fc, हाँ मैंने कहा, तुमने कहा Fc, मैंने कहा जी बिल्कुल, आपने इसे बना लिया। आपने कहा सर ऐसे फोर्स लगा सकते हैं, मैंने कहा दोनों ही फोर्स बराबर है। तो यहां पे ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा सुधार करने की बात है कि ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं और इक्वल भी हैं, बट फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो फोर्सेस एक्चुअल में लगते हैं वो कैसे लगते हैं? along the line joining the two charges, this is the main correction, along the line joining the two charges। तो इसकी
ये जो करेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जेई में मान लीजिए या फिर नीट में कोई ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाफट ऐसे टिक करके आ जाओगे बिना आगे बढ़े कि forces are both the particular opposite direction and equal in magnitude, but acting along the line joining the two charges ये आप देखोगे ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि उस लाइन के along ही लगेंगे जो लाइन दो चार्जेस को ज्वाइन करते हुए जा रही है। इसमें आप एक चीज और लिख लीजिए, along the line joining two charges। ये जो यहां से लेके यहां तक वाला जो सीन है ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज बहुत लोग क्या करते हैं कि इतना पढ़ा, नीचे वाला ऑप्शन नहीं पढ़ा, टिक मारा, आगे बढ़ गए। तो आप आगे बढ़ जाओगे तो फिर आपका रैंक भी आगे बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है ध्यान से पढ़ो, तब सवाल करो। ऑलराइट, ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और चीजें देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ के साथ साथ फिर हम अलग अलग चीजों की बात करेंगे, केसेस की बात करेंगे, जैसे कि एक पिरामिड का केस है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, फिर वेरिएबल चार्ज होगा, उसकी वजह से फोर्स क्या होगा। तो बहुत सी चीजों के बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, आगे बढ़ते रहिए।